नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि सर, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आज चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया 5 लोकसभा क्षेत्रों में। तो चुनाव प्रचार जो थमा है और उसके बाद उन लोकसभा क्षेत्रों में क्या स्थितियां हैं, इस पर हमने कई वीडियोस किए हैं, हमारे दर्शकों ने देखा होगा। लेकिन आज एक बड़ा संकेत तेजस्वी यादव ने दिया है और यह संकेत यह है कि मुकेश सहनी को जब बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सरकार बनी तो बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। क्या इसका अर्थ यह है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? इस बात का संकेत तेजस्वी यादव दे रहे हैं। दूसरी बात हम करेंगे, कांग्रेस का एक कैंडिडेट बदल रहा है। सासाराम में इस बात की संभावना है कि कांग्रेस के घोषित कैंडिडेट मनोज राम का टिकट काटकर किसी और को दे दिया जाए। फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पीएम मोदी फिर से पीएम मोदी नहीं बनने जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, जब तक मोदी को हम कुर्सी से नीचे नहीं उतार देंगे, चाहे इंजेक्शन लेना पड़े, चाहे बेल्ट बांधना पड़े, हम घर में नहीं बैठेंगे। और आगे हम चर्चा करेंगे कि हाजीपुर में आज नीतीश कुमार की जुबान फिर से लड़खड़ा गई। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुकेश सहनी की। रवि सर, आज उजियारपुर में तेजस्वी यादव थे। उजियारपुर में मुकाबला नित्यानंद राय और आलोक मेहता के बीच है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चुनावी स्टेज से तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही और इसके गवाह देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी बनते दिखाई पड़ रहे थे। तो तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा और यह किस बात का संकेतक है कि जब केंद्र में मोदी सरकार की छुट्टी हो जाएगी और जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी को और बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। क्या जो मल्लाह वोटर हैं उन्हें लुभाने की कोशिशें हैं? क्योंकि चौथे चरण में दरभंगा में, उजियारपुर में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में बड़ी संख्या में मल्लाह मतदाता हैं। तो तेजस्वी यादव का यह संकेत क्या है? क्योंकि मुकेश सहनी एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इससे बड़ी जिम्मेवारी क्या बनती है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, चौथे चरण का जैसा 13 तारीख को है जी, आज प्रचार प्रसार खत्म हो गया जी। अब जो भी उम्मीदवार है वह डोर टू डोर जाकर के मिलेंगे, अपना जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, बूथ मैनेजमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि आज देखिए जिस तरह से तेजस्वी ताबड़तोड़ आज जनसभा किया, 10 जनसभाएं की। बिल्कुल। तो जबकि वह बहुत परेशान है, बिल्कुल सुई लेकर जा रहे हैं, बेल्ट बांधे हुए हैं। डॉक्टरों ने उनका जो इलाज कर रहे हैं वो बोला 10 दिन का बेड रेस्ट जी। तो उसी पर उन्होंने कहा है कि नहीं, हमको जो होगा, जब तक हम नरेंद्र मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक हम इंजेक्शन और बेल्ट नहीं लगाएंगे। और वह ताबड़तोड़ जिस तरह से कर रहे हैं, तो इंजेक्शन लेते रहेंगे, बेल्ट लगाए रखेंगे, लेकिन हम चुनावी जनसभाओं को आपके बीच आते रहेंगे। बिल्कुल, यह बात एकदम उन्होंने मैसेज दे दिया। और साथ ही उन्होंने मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी बात दी, जो बात आप कह रहे थे कि निश्चित रूप से जो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी जब उनकी सरकार बनेगी और वही जितवाने की अपील भी कर रहे हैं कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताइए, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको जिताइए, और जीतने के बाद हम जो बड़ी जिम्मेवारी मुकेश सहनी को देने जा रहे हैं। और बड़ी जिम्मेवारी का मतलब क्या होता है? देखिए, मंत्री तो रह चुके, इसके बाद तो डिप्टी सीएम ही ना, क्योंकि सीएम की वैकेंसी तो है नहीं, वो तो तेजस्वी यादव है। यदि बिहार में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, निश्चित रूप से अब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री की ही जिम्मेवारी देने की बात कहीं ना कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं और वह देंगे भी। जो तो देखिए, जो सिर्फ दरभंगा आप कह ही रहे हैं, उजियारपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय, तो यह सब जो मल्लाह, मुंगेर में भी है, मुंगेर में भी, तो मल्लाह का जो वोट है, अगर यदि वो आता है तो ट्रांसफर होगा। तो आजकल तो सब चीज बूथ पर दिखाई पड़ता है। हाँ, इसलिए आजकल तो छुपा नहीं सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने वोट दिला दिया। क्या तेजस्वी यादव को इस बात के संकेतक मिले, सिग्नल्स मिले हैं कि जो 3 चरणों के चुनाव हुए हैं उनमें मल्लाह मुकेश सहनी के इंडिया ब्लॉक में आने के बाद इंडिया ब्लॉक की ओर
मत दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ रहा है, सिग्नल्स हैं और जितने उत्साह में तेजस्वी हैं जी। यह तो देखिए, नेताओं का बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बात कहता है ज्ञानेश्वर जी। तो वह जितने उत्साह में है तेजस्वी, और जितने ताबड़तोड़ जिस तरह से हम कर रहे हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद जिस तरह से वह रैली कर रहे हैं, जिस तरह से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ उनको जरूर इनपुट मिला है निश्चित। उसी इनपुट के आधार पर ही वह कह रहे हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने के बाद आज की सभा में चौथे चरण का जब मतदान की बात हो रही है तब जो सो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं उनको पुष्ट जानकारी है, इनपुट है, उसी आधार पर वह कहते हुए। चलिए देखिए, इनपुट्स है और सिग्नल्स है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को और बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। मुकेश सहनी के भी 3 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में हैं। वे चुनाव लड़ रहे हैं गोपालगंज से, वहां चुनाव होना है, पूर्वी चंपारण वहां चुनाव होना है, झंझारपुर में चुनाव संपन्न हो चुका है। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तो एक ही बार आए जब उन्होंने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की यह दूसरी यात्रा थी और आज उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कई जगहों पर वे गए जहां जनसभा को भी संबोधित किया, लेकिन पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कह दी। रवि सर, आप बताएं विस्तार से। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव को भी आना था, लेकिन जैसा देखा जा रहा है, समझा भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, तो उस कारण से नहीं है। हाँ, उनकी पार्टी के मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता हैं वह थे, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई माले से थे, मीरा कुमार थी, और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी थे। उस पीसी में, उस संयुक्त ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो है सो नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो हैट्रिक नहीं लगाने जा रहे हैं, एकदम दावे के साथ कहा। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो हम साउथ में एक सभा कर रहे थे, उससे कुछ दूरी पर ही नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी, तो वो जो कार्यकर्ताओं के बीच में या नरेंद्र मोदी का जो बॉडी लैंग्वेज अब बता रहा है कि उतना उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सब भी दिखाई पड़ रहा है। और उसके लिए इसी बात को उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, इस बात को नोट कर लीजिए आप। और यह एक बड़ी, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा जा रहा है। तो वही पर उन्होंने कहा, सवाल खड़ा किया कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, युवाओं को नौकरी, महिलाओं को 1 लाख। तो उसी में सवालिया लहजे में उन्होंने कहा कि यह क्या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? तो यह बड़ी बात उन्होंने आज कही। तो अब जो खड़गे जी का जो बयान आ रहा है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज का रहा, वह भी बहुत उत्साहित हैं। और कल देखिए, हम लोग बात भी कर रहे थे किस तरह से नरेंद्र मोदी के यहाँ पर राजधानी पटना में पहली बार रोड शो होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और पटना इसके लिए सज धज कर तैयार है, और मतलब पूरा प्रशासनिक अमला और लोगों में उत्साह है। कल प्रधानमंत्री मोदी का पटना दीदार करेगा, और कहा यह जा रहा है कि जब वे आएंगे पटना में रोड शो होगा, 13 तारीख को फिर जनसभा होगी हाजीपुर में, सारण में और मुजफ्फरपुर में। तो बिहार का माहौल जो वोटरों में थोड़ा सा उदासीपन है वह छटेगा। बिल्कुल। देखिए ज्ञानेश्वर, एक बात हम कहेंगे, पहली बार कोई भी प्राइम मिनिस्टर पटना में माने रोड शो करते हुए दिखाई पड़ेंगे बिल्कुल कल। तो इसके लिए जनता कितनी उत्साहित है आप देख रहे हैं कि पटना शहर में आप तो स्वयं देखते हुए आए हैं, तो आपसे कुछ छिपा नहीं है। बिल्कुल, कितनी तैयारी की जा रही है। और जब हम लोग कर रहे हैं तो इससे पहले देखिए मॉक ड्रिल हुआ है प्रशासन। जी बिल्कुल, यह मॉक ड्रिल जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे उसी रूट पर मॉक ड्रिल है, यही आम प्रैक्टिस भी है। तो यह उसके तहत हुआ है। और उसके अलावा आप देखिए कि जितने किराए के घर हैं, बिल्कुल वहां जानकारी ली गई है, आधार कार्ड जमा कराए गए हैं कि वहां कौन कौन लोग हैं, रास्ते में जितने शोरूम्स हैं उनके स्टाफ्स हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन एक बात और देखिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखिए, एक जमीनी हकीकत तो यह है रवि सर कि चाहे मोदी का कार्ड जितना चल रहा हो, अधिक हुआ हो, कम हुआ हो, लेकिन मोदी से बड़ा कार्ड अभी चुनाव में कोई दूसरा दिखाई भी नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से देखिए, अब देखिए कल वो यहाँ पर रोड शो करेंगे पटना में। 13 तारीख को आपने कहा कि किन किन जगहों पर सभा होगी, सारण में होगी, हाजीपुर में होगी, तमाम जगह मुजफ्फरपुर में होगी। और 13 तारीख को ही चौथे चरण का मतदान भी हो गया। जी बिल्कुल। तो आप समझिए कि मोदी की जब सभा होगी आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में क्या उसका इम्पैक्ट। हाँ, जब मुजफ्फरपुर में सभा करेंगे तो उजियारपुर में, समस्तीपुर में, दरभंगा में इसकी सीधी पहुंच होगी ना। वही हम कह रहे हैं, वो एकदम वो
आपको वो इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा और कहीं ना कहीं मोदी की सभा का इम्पैक्ट होता है जी। आप देखिए तेलंगाना में करते हैं और इसका इम्पैक्ट पटना में दिखाई पड़ता है, तो ये बगल के लोकसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से बड़ा इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन अंबानी अडानी की चर्चा का खुद घिर भी गए हैं। नहीं तो आज जो है सो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है जी। अंबानी अडानी का कर्ज माफ कर दिया, हाँ। लेकिन जो है सो किसी कीमत पर जो है सो गरीबों का नहीं कर्ज माफ हो रहा है। जी। तो यह एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है और जो टेम्पो भर भर के जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जा रहा है उसी पर यह लगता है कि हमको यह तंज कसा। देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आप कर रहे थे तो आज कांग्रेस के दो नेताओं ने, जिनमें एक प्रवक्ता भी है, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। इसकी भी खबर आपके पास है? देखिए, एक प्रवक्ता तो है विनोद शर्मा, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, आज फिर उन्होंने आज इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने का कारण भी उन्होंने बताया। बोला कि जो कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वह जो है सो कहीं अपने और कुछ अपने इर्द गिर्द रहने वाले आत्मकेंद्रित है। हाँ, आत्मकेंद्रित है, इसलिए एक कारण उन्होंने बताया। इसके पहले असित नाथ तिवारी ने दिया था। हाँ, असित नाथ तिवारी ने दिया था, प्रवक्ता थे। और अब उसके बाद से अरविंद ठाकुर एक हैं, वह भी कांग्रेस के नेता हैं और वह जो राहुल गांधी का जो नया भारत जोड़ो यात्रा था उसके जो बिहार कमेटी में है, शायद संभवतः उसी में वह मेंबर भी थे, तो वह उन्होंने भी दिया है। उनकी भी नाराजगी इतनी, यही सब कुछ बात को लेकर के उन्होंने दिया है। चलिए, तो देखिए, दो इस्तीफे में हुए। अब आगे हम चर्चा करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, बिहार में कांग्रेस को लड़ने के लिए 9 सीटें मिली और अब एक सीट पर उम्मीदवार बदला जा रहा है। अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही है और खबर आ रही है कि सासाराम से घोषित जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज राम, जिन्होंने 2019 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था, उनका टिकट काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? पॉक्सो एक्ट का मामला है, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पर भी तलवार लटक रही है। हालांकि कुछ समझौते की बातें भी आ रही है, लेकिन कांग्रेस बदनामी से बचना चाहती है और यदि मनोज राम का टिकट कटता है तो फिर क्या संभावनाएं हैं रवि सर? देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो धाराएं हैं जी, इससे बहुत संगीन है और इस पर कोई भी दल नहीं चाहेगा कि उस पर भी कोई छीटाकसी हो। बेटा गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाँ, उज्जवल नाम है शायद। बिल्कुल, तो यह जो है सो कहीं ना कहीं वो उस छीटे से बचने की यह कवायद है कि मैंने कांग्रेस पर यह छीटा नहीं, बेदाग जो कांग्रेस बात कहती है इस दिशा में, तो ऐसे में बेदाग तो कोई पार्टी होती नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल। तो वो जैसे अब मनोज राम की बात आप कह रहे हैं, मनोज राम जैसो तो बदलने की बात आ रही है। वहां से एक तो पूर्व सांसद जो छेदी पासवान है, जिन्हें बीजेपी ने बेटिकट किया, बिल्कुल, तो वो उनके नाम की चर्चा है और एक विश्वनाथ राम की चर्चा है, या उनको छेदी राम पासवान को या फिर विश्वनाथ राम को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मीरा कुमार नहीं चाहती है छेदी पासवान को। बिल्कुल, तो यह जब लेकिन छेदी पासवान लगातार प्रयास, जब मनोज राम के नाम की घोषणा हुई तब भी वे प्रयासरत थे कि हाँ मुझे टिकट मिल जाए, लेकिन छेदी पासवान के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी ने टिकट क्यों काटा। लेकिन हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में अजय निषाद का टिकट काटा था और फिर उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया और सीधे तौर पर राहुल गांधी की सिफारिश की थी। बिल्कुल, तो इसी तरह से यह भी देखिए अब, लेकिन मीरा कुमार कद्दावर नेता है, इस बात को अब लगातार वहां से जीतते रही हैं, लोकसभा की पूर्व स्पीकर रही हैं, केंद्रीय मंत्री तो रही है कई दफा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब मीरा कुमार का उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है, अगर इसमें सच्चाई है, तो सासाराम का मामला है, सासाराम का उनका मामला है, तो ऐसे में निश्चित। लेकिन मीरा कुमार ने तो अपनी बात मनवा ली ना, अपने बेटे अंशुल अभिजीत को पटना साहिब से टिकट दिला ही दिया। अब तो पटना साहिब में मीरा कुमार अपना प्रदर्शन दिखाए ना कि कितना मुकाबला कर पाते, क्योंकि पटना साहिब तो बीजेपी का किला है और पीएम मोदी आ रहे हैं शो करने। जो भी नाराजगी होगी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ वह मोदी माफ करा देंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब देखिए मीरा कुमार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, जिक्र कर रहे हैं, वो कैंप कर रही है, तो वह निश्चित रूप से पटना में कैंप करने का मतलब ही है कि वह अभिजीत अपने पुत्र के लिए वो प्रयासरत हैं और वो चाह रही है कि सीट निकले। लेकिन यह गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से थोड़ा सा भी माने किसी को आप दे दीजिए, भाजपा का उसको सिंबल होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए, वह जो है सो लोकसभा जाता है। इस बात का तो तय है। इस बार आप कैसे मीरा कुमार के पुत्र इस सीट से निकालेंगे, यह देखने वाली। हाँ, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन फूल निशान और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी जब वोट मांगने आ रहे हैं तो लोग अंत में कह देंगे मोदी ने कहा है, मोदी की गारंटी है, मोदी की बात है, बिल्कुल, चलो इसे ही फिर से। और वैसे भी कहा जा रहा है रविशंकर प्रसाद की अंतिम पारी है। बिल्कुल नहीं, रविशंकर प्रसाद ने बहुत समय तक नर्सिंग भी किया है भारतीय जनता पार्टी को, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। अयोध्या की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल, अयोध्या नहीं, वो
लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी वो चारा घोटाले के मुकदमे में। हाँ, तो वह एक मजबूत, देखिए मजबूत स्तंभ तो है भारतीय जनता पार्टी के, और सुशील कुमार मोदी जिस तरह से अभी नहीं है, तो वैसे जो अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से इनकी उपयोगिता है। अगर यदि आपको महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को में अगर यदि कुछ करना है और कुछ बुलवाना है, कुछ बोलना है, तो उसके लिए रविशंकर प्रसाद तो हैं, ज्ञानेश्वर जी बोलने के लिए, वो कानूनी बड़े वकील भी हैं, बड़े अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे में है, कानून मंत्री रहे, आईटी मिनिस्टर रहे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन पटना को उम्मीद रहती है कि जब इतना बड़ा कद है तो वो पटना को कुछ दिला तो दे केंद्र सरकार से, जो अब तक नहीं मिला है। तो पटना की उम्मीदों पर भी खरे उतरे रविशंकर प्रसाद। इस बात की उम्मीद रहेगी पटना के मतदाताओं को। देखिए, अब चुनावी चर्चा के आखिरी चरण में हम बात करते हैं कि आज नीतीश कुमार की जुबान फिर लड़खड़ा गई। कई बार कह चुके हैं 400 नहीं 4000 पार, और जब 4000 पार कहा है और पीछे से टोका गया है तो उन्होंने अपने को संशोधित भी कर लिया है। आज वे हाजीपुर जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटे। तो नीतीश कुमार वोट मांगने गए थे चिराग पासवान के लिए, चिराग पासवान भी थे। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते सुधर चुके हैं, चाचा भतीजे बन चुके हैं। तो चिराग पासवान के लिए वोट मांगते मांगते नीतीश कुमार की जुबान से निकल गया, भाई रामविलास जी को जिता दीजिए, वोट दे दीजिए। बिल्कुल, यह जुबान लड़खड़ा रही है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, 2-3 सभाओं उम्र का भी तकाजा है, और कुछ सभा करने के बाद स्लिप ऑफ टंग होता है ज्ञानेश्वर जी, तो वो ऐसे में उनके मंच से हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत फिर उसको रिकॉल कराया, जो मंच पर बैठे थे, तो उनको रिकॉल करने के बाद वो फिर से करेक्ट भी कर दिया उन्होंने कि इन्हीं को, चिराग पासवान को बगल में देखिए बैठे भी हुए हैं, इनको जितवाना है, वो रामविलास पासवान के साथ रहे हैं, तो ऐसे में वो रामविलास पासवान उनकी जुबान पर है, यह बात तो तय है। रामविलास पासवान और लालू यादव कैसे जुबान से बाहर चले जाएंगे, कैसे बाहर चले जाएंगे, यह बात तो, इसलिए जैसे ही मौका मिलता है लालू जी के बच्चों की गिनती करा देते हैं नीतीश कुमार। हाँ, आज भी उन्होंने गिनती कराया है, वो सीतामढ़ी की सभा संभवतः थी, तो वहां पर उन्होंने गिनती कराया कि 9 बच्चे, और ये सब बात बोलते रहते हैं वो, तो उसी लिहाज में, उसी क्रम में उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है, गलती से भूलवश, लेकिन उसको करेक्ट किया उन्होंने। लेकिन यह नीतीश कुमार के उम्र का भी तकाजा है। तो देखिए, चुनावी चर्चा को यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।